नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। मुस्लिम समाज की संपत्ति से जुड़े वक्फ बोर्ड की शक्तियों को संतुलित करने के लिए सरकार ने आज लोकसभा में एक बड़ा बिल पेश कर दिया। दिन भर भारी हंगामा और बहस के बाद बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का फैसला कर लिया। ये पहली बार है जब मोदी सरकार ने किसी बिल को जेपीसी को भेजने का फैसला किया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ये विपक्ष की जीत है? जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया था, उसके बाद भी बिल का लोकसभा में पास होना तय था, लेकिन फिर भी सरकार ने जेपीसी में भेजने का फैसला क्यों किया? अब कई दलों के सांसदों की कमेटी इस बिल के प्रावधानों पर चर्चा करेगी और फिर दोबारा बिल सदन में पेश हो सकता है। इस बीच बिल को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सपा के अखिलेश यादव, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने जमकर विरोध किया। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुसलमानों को जायदाद हथियाने की साजिश रचने और आरएसएस का एजेंडा लागू करने का आरोप मढ़ दिया। बिल को पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने तमाम तर्क रखे। उन्होंने वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों और उसमें संतुलित प्रतिनिधित्व न होने का मुद्दा भी उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर मुसलमानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मौजूदा विधेयक में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री ने विधेयक पेश किया तो विपक्ष के सांसदों ने हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने एक सुर में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह संविधान पर हमला है। इसके जवाब में रिजिजू ने कहा कि वक्फ विधेयक में किसी भी धार्मिक समुदाय की आजादी में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, मसौदा कानून में किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। बड़ा सवाल यह है, वक्फ बिल को लेकर सरकार की मंशा आखिर क्या है और बिल को जेपीसी के हवाले करने के बाद इसका भविष्य क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट। और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है, उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसलिए निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं, आप जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? आप दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो उसमें सेक्शन है। दूसरा, उसमें वक्फ अल औलाद का क्लॉज 4 का है। देखिए, भारत में जो कानून है ना, वो किसी को रोकता नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विल के जरिए डिस्पोज करे या किसी को गिफ्ट दे। तो वो कोई मुसलमान अगर अपनी औलाद के लिए ऑफ कर रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस
क्यों स्टैंड नहीं करते हैं, और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया, यहाँ उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहाँ उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूंगा, और मैं ये मानता हूं, विश्वास है। या देखिए, वक्फ बोर्ड का कोई पहली बार अमेंडमेंट नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। उस समय तो कोई नहीं हंगामा किए कि मैं वो अमेंडमेंट मुसलमानों का विरोधी है। ये मोदी जी का विरोध करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। ये वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। इसमें कोई उनके आइडेंटिटी सेंटिटी पर कोई प्रहार हो रहा है, केवल उसका दुष्प्रचार हो रहा है। और ये दुष्प्रचार एक तरफ वक्फ बोर्ड पे कर रहे हैं, दूसरे तरफ भारत के अंदर सनातनियों को, बांग्लादेश की स्थिति हिंदुओं को करने की योजना बना रहे हैं। कल सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं को धमकाया, डराया राहुल गांधी के इशारे पर। आज मणिशंकर अय्यर ने कहा कांग्रेस बता दे कि भारत में हिंदू नहीं रहेगा तो कहां जाए। देखिए, भारत एक धार्मिक देश है, हर धर्म का सम्मान होता है, और हर धार्मिक मामले में जो आस्था से जुड़ा हुआ होता है वो बहुत नाजुक होता है। और इसीलिए हम बार बार ये मांग कर रहे थे इस सरकार के साथ कि इसमें जल्दबाजी ना करें। लेकिन हमें साफ साफ पता चल रहा है कि वास्तव में किसी का उपकार करना इनकी मंशा नहीं, सिर्फ राजनीतिकरण, तुष्टीकरण, आने वाले महाराष्ट्र और हरियाणा में जो निर्वाचन में इनकी डूबती हुई सरकार को बचाना, उस उद्देश्य से ये बिल लाया जा रहा है। और इसीलिए इस प्रकार का धर्म का जो ये राजनीति करते हैं, इसके विरोध में हमने अपनी बात रखी। आस्था का मामला है और इसीलिए पार्लियामेंट कमेटी में जाकर वहां पे इस पर चर्चा हो, यही हमारी मांग थी। थैंक यू। मैं मानना हूं कि मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि इस तरह का कोई भी बिल सिर्फ इसलिए कि एक डॉग विसिल पॉलिटिक्स करनी है देश में, नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि जेपीपीसी में भेजने का निर्णय शायद मैंडेट को भी समझने का एक संदेश देता है कि मैंडेट समझ में आ रहा है। कितने सहज थे जेडीयू या टीडीपी मैं नहीं जानता, लेकिन एक आम इंसान असहज था कि क्या हमारी प्राथमिकताओं में ये शुमार है। बस इतना ही कहना। एलजेपी के लीडर्स भी उनके पार्टनर्स हैं, लेकिन उनका भी था कि इसको नहीं, मुझे बेहद खुशी है कि एलजेपी ने इसी मौके पर नहीं, SC/ST में जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसके लिए हम सरकार से या तो विधेयक की मांग कर रहे हैं या वर्गीकरण के इस पूरे मसले पर एक अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, उस पर भी एलजेपी का मैं समझता हूं बहुत सदा और विचारणीय उनकी पहलकदमी रही। लेकिन सर जेडीयू तो जिस तरह वक्फ बोर्ड बिल आज संसद में पेश किया गया और उसके बाद जेपीसी के हवाले कर दिया गया, ये तमाम सवाल हैं कि मोदी सरकार ने आखिरकार अब तक जो है बहुत कम मौके ऐसे आए हैं जब इस तरह से झुकी हो और किसी एक इतने महत्वपूर्ण बिल को जेपीसी के हवाले किया हो। सरकार की मंशा क्या है, उस पर तमाम आरोप लग रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस
लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। और ब्रेक के बाद राजधानी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात कर रहे हैं संसद में जो वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया है उसमें तमाम बदलाव की बात कही गई है। करीब 40 संशोधन किए गए हैं। इस बिल को लेकर दिन भर लोकसभा में हंगामा होता रहा और बाद में आखिरकार शाम होते होते इस बिल को जेपीसी के हवाले संयुक्त संसदीय समिति, जिसमें तमाम दलों के सांसद उसके सदस्य होते हैं, और वो विचार करेगी कि इस बिल में क्या बदलाव होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, इसको उसके हवाले किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब किसी बिल को जेपीसी के हवाले किया गया, मांग हुई हो, उसके बाद भी सरकार के पास बहुमत था और उसने पास कराया। इस बार भी भले बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन उसके सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने उसको बिल पर सपोर्ट किया था और समर्थन का भरोसा दिया था। उसके बाद आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, अंदर खाने क्या खेल हुआ, या बीजेपी की ऐसी कौन सी रणनीति है जिसको बिल को जेपीसी के हवाले करना पड़ा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार क्या सरकार सोच रही है और विपक्ष क्या जानना चाहता है। हमारे साथ हैं आलोक वत्स जी, नेता बीजेपी का। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुफरान अंसारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरदार सुरेंद्र सिंह, नेता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंदुकान दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुफरान अंसारी जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह सरकार ने बिल पेश किया और बाद में जेपीसी के हवाले कर दिया, आप संतुष्ट हैं? आलोक वत्स जी, जिस तरह से ये बिल लेके आए आप लोग और बड़ा हंगामा हुआ और आप सरकार की मंशा पे सवाल खड़े किए गए कि सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ पीछे पड़ी हुई है और उसी के तहत ये बिल लेके आई है। हालांकि बताया गया कि बहुत ज़रूरत है संशोधन करने की, बदलाव करने की, बिल में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उसको इतने सारे अधिकार मिले हुए हैं कि उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती, लेकिन आखिरकार उसको जेपीसी के हवाले करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, जेपीसी के हवाले इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो बिल सदन में पास नहीं हो पा रहा था, और इसलिए उसको जेपीसी के हवाले किया गया है। लेकिन ये बिल तो आएगा अवश्य। ये बहुत नितांत जरूरी था इस बिल को लाना, क्योंकि जिस तरीके से असीमित पावर वक्फ बोर्ड को था, किसी भी संपत्ति को वो कहते थे ये हमारी है तो ये उनकी हो जाती थी। बहुत से इंटेलेक्चुअल मुसलमानों ने समय समय पर, बोरा समुदाय ने, शिया समुदाय ने लिखकर बार बार इस बात की गुहार लगाई कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होने चाहिए और वक्फ बोर्ड की निगरानी होनी चाहिए। तो सरकार ने इन्हीं सब चीजों को, आज आपको बता दें कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे ज्यादा जमीन का मालिकाना हक है। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन का मालिक ये है, और ये अपनी मनमानी करते हैं। किसी भी संपत्ति को ये कह देते हैं ये हमारी है तो ये उनकी हो जाती है। इसको कहीं न्यायिक प्रक्रिया में इसको कहीं चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है। और कांग्रेस ने 2013 में संशोधन करके इनकी असीमित पावर्स को और असीमित कर दिया। आलम ये है कि 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने एक गांव है तिरुचन, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, वहां पर इन्होंने कहा कि पूरे गांव की जमीन वक्फ बोर्ड की है। वहाँ 90% हिंदू रहते हैं और बरसों से रहते आ रहे हैं। अब बताइए वो पूरा गांव खाली करके इनको मिल जाएगा क्या? इस तरीके से
बहुत सी जगह इन्होंने आलोक बस ये तमाम बातें जो है संसद में भी बोली गई आज जो है, और तमाम लोग हम लोग सुन पढ़ रहे हैं बहुत समय से। लेकिन बड़ा सवाल ये, आपने कहा कि पास नहीं हो पा रहा था बिल, तो क्या आप लोगों ने, जो आपके सहयोगी दल हैं जेडीयू और जो टीडीपी, उनको भरोसे में नहीं लिया था बिल पेश करने से पहले? टीडीपी, लेकिन जब संसद में विपक्ष ने इतना हंगामा किया, टीडीपी और जेडीयू हमारे साथ हैं इसमें, लेकिन उन्होंने हंगामा किया तो हमने उसको और सुचारू रूप से चलने के लिए हमने उसको जेपीसी के हवाले कर दिया। टीडीपी और जेडीयू में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलोक जी, शायद ये पहली बार है जब मोदी सरकार का कोई बिल जेपीसी के हवाले किया गया है। हाँ, ये आपका कहना सही है कि इस तरीके के हंगामे के बाद ये पहली बार जेपीसी को कोई बिल रेफर किया गया है। तो इसको ये ना माना जाए कि सरकार कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस कर रही है? अब इसको आप जैसे चाहे मूल्यांकन करें, लेकिन हाँ, जेपीसी के हवाले पहली बार कोई बिल किया है। ठीक है, आता हूं दोबारा आपके पास। गुफरान अंसारी जुड़े हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से। गुफरान जी, आप लोग इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि जो असीमित शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास, इतनी जमीन है कि दिल्ली में जितनी जमीन है उसके 3 गुना जमीन उनके पास है, करीब 9 लाख एकड़ के आसपास जो है, जो भारतीय रेलवे और जो अर्धसैनिक बल है उनसे भी ज्यादा है। अगर इसको न्यायिक समीक्षा का अधिकार अगर मिल जाता है बिल के हिसाब से, तो कानून उसका समीक्षा करेगा। इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई अगर फैसला बोर्ड लेता है तो कोर्ट में जाएगी, समीक्षा होगी, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? इसमें कहां आपको लग रहा है कि मुसलमानों के हितों के खिलाफ जा रहा है कुछ मामला? आपकी आवाज में दिक्कत है शायद, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। ठीक है, इंदुकान दीक्षित साहब, पूरे दिन आपने देखा होगा जिस तरह संसद में हंगामा हुआ और जिस तरह से बिल पेश किया गया और इसका माहौल बनाया गया, और अब कहा जा रहा है कि सरकार को पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं बिल पास होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए जेपीसी के हवाले किया गया। एक तो थोड़ा ये समीक्षा करके बताइए कि आखिरकार ये पहली बार क्या मोदी सरकार बैकफुट पाती दिखाई दे रही है, और दूसरी बार बिल जेपीसी में जाएगा तो इसका भविष्य क्या लगता है आपको? ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं जिन पे लगातार हो रहा। आलोक बस जी, यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, तो आप लोग को अगर मान लीजिए जेपीसी कहती है कि बिल में संशोधन करिए, और जो आपने खास तौर से जो बातें जो इसमें डाली हैं न्यायिक समीक्षा वाली, अगर उसमें बदलाव की बात करती है, तो क्या आप लोग मंजूर करेंगे उसको? देखिए, ये सब बातें तो मीटिंग के बाद तय होगी, लेकिन इसमें जो मेन मुख्य पॉइंट है कि हमने इसकी जो भी जमीन है और जिसमें डिस्प्यूट है उसकी समीक्षा होगी। दूसरी चीज, इसके सेक्शन 9 और 14 को में संशोधन करके महिलाओं को भी इसमें की भागीदारी होगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी होगी कि वो जो भी वक्फ बोर्ड का है उसकी वेरिफिकेशन करे, अगर उनकी जमीन पाई जाती है तो उनको दे, और नहीं अगर वो डिस्प्यूटेड लैंड है उस पर किसी और का टाइटल है या कोई वक्फ बोर्ड ने जबरन हथियाने की कोशिश की है तो उसको सरकार के हवाले करे। आलोक जी, इतने समय से सरकार चल रही है, लंबे समय से विपक्ष लगातार, जब भी सरकार मुस्लिम हितों को लेकर कोई बिल लाती है, कोई फैसला करती है, तो विपक्ष एक ही आरोप लगाता है कि मुस्लिमों को जो है इन पे जो है जुल्म कर रही है, इनको परेशान कर रही है। तो ये कब तक चलता रहेगा? संदेह की नजरों से कब तक आपको देखा जाता रहेगा? देखिए, ये सब अनर्गल बेबुनियादी बातें हैं। इसमें मुस्लिमों को हक को कहाँ मारा जा रहा है? मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, और मुस्लिम के बहुत से समुदाय ने, बोहरा शिया समुदाय ने, बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ने लिख के दिया है, बार बार लिखा है कि वक्फ बोर्ड में तब्दीली होनी चाहिए, इनकी समीक्षा होनी चाहिए। तो मुसलमानों के कहने पे ही किया जा रहा है, इसमें किसी हिंदू को तो नहीं ऐड किया जा रहा है जो इनको कोई तकलीफ हो, और जो इनकी जमीन है उसको सही ढंग से उसका सदुपयोग करके भारत के हित में
उसका उपयोग किया जाएगा। ये जो जमीन बेच देते हैं चोरी छिपे, वक्फ बोर्ड की जो भी चेयरमैन बनता है, या अगर ये जो उसमें कुछ अनियमितताएं करते हैं वो सब बंद हो जाएगा और एक साफ सुथरा वक्फ बोर्ड होगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? विपक्ष कह रहा है कि ये जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 4-5 राज्यों के, कश्मीर के, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, उसके तहत ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हम जब भी कुछ करते हैं तो विपक्ष को लगता है कि हम राजनीति के कारण कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत पुराना प्रक्रिया चल रहा था। ये 2024 के चुनाव से पहले से ये प्रक्रिया चालू हो गई थी, जिसको अब फाइनल स्टेज में लाके बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आज की बात तो नहीं है, तो बहुत पुरानी बात है। ठीक है, इस पे चर्चा करते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कई मनों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ शानदार पढ़ाई, सरकारी स्कूल शानदार बिल्डिंग ਤੇ सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। सत श्री अकाल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी। आइए। ये हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 बोर्ड्स भी दिए गए हैं, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुल्ली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस देगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ, आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। और ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का जो बिल लोकसभा में पेश किया गया और उसके बाद भारी हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सरकार को ऐसा लगा कि बिल पेश नहीं हो पाएगा, तो उसने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को बिल भेजने का फैसला कर लिया। यहाँ बता दें कि पहली बार है जब मोदी सरकार ने किसी बिल को जेपीसी के हवाले किया है। भारी विवाद के बावजूद तमाम बिल पर विवाद हुआ, लेकिन सरकार ने ये कदम शायद नहीं उठाया, लेकिन इस बार उठाया। तमाम मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इंदुकान दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सरदार सुरेंद्र सिंह जी है, नेता समाजवादी पार्टी, गुफरान अंसारी जी है, प्रवक्ता कांग्रेस, और आलोक बस है, नेता बीजेपी के। इंदुकान दीक्षित जी, आज वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर आपकी थोड़ी सी राय जानना चाहेंगे। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी।
मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, थोड़ा सा कम आ रही है। जिस तरह से इंदुकान जी ये बिल पेश हुआ और उसके बाद जेपीसी को भेजना पड़ा, तो सरकार क्या मुश्किल में है इस बिल को लेकर? उस पर ये तमाम आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिमों का विरोध करती है, उन पर हमले करती है मौका देख के, और ये बिल भी इसीलिए लेके आई है वो। हालांकि सरकार ने तमाम सफाई दी कि वो बिल एक संशोधन बिल है और असीमित शक्तियां जो मिली हुई हैं उसके मुस्लिमों का भला नहीं हो पा रहा है, और मुस्लिमों का भला करने के लिए ही वो ये बिल को लेके आ रही है। ये किसी धार्मिक मामलों में दखल नहीं है, बल्कि जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन विपक्ष मान नहीं रहा है। क्या लगता है आपको, सरकार मुश्किल में है इसमें? नवीन जी, इसमें 2-3 पक्ष हैं। मेरे ख्याल से कुछ बातें तो स्वयं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किशन रिजिजू जी ने आज लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए अपने संभाषण में स्पष्ट भी कर दिया था। जी देखिए, मीडिया में ये बातें पहले से आ रही थी नवीन जी कि सरकार इस बिल को लेकर तो आएगी, लेकिन इसको जिस तरह से उन्होंने 370 का मामला पास करवाया था, जिस तरह से उन्होंने कई अपने पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में मंत्री मामले पास करवाए थे, उसके बजाय इसमें उनकी ही पहले से थी कि इस पर ब्रॉड लेवल पे, वाइड लेवल पे डिबेट और डिस्कशन कराएंगे। शायद पॉलिटिकली हमें ऐसा लगता है कि इस मामले में जितना डिबेट डिस्कशन होगा, सरकार ने अच्छी तैयारी की है और इस मामले में सारे पक्षों को इस तरह से समझा है कि जितने दिनों तक इसमें एजेंसी होगी, जितने दिनों तक इस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, सरकार को इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा और एक दृष्टिकोण पूरे समाज में नहीं बनेगा कि सरकार कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय में भी गरीबों को, उनके पिछड़े वर्गों को, उनके अंदर क्लासेस को, महिलाओं को बहुत प्रमुखता से देख रही है। इसका लाभ पॉलिटिकली भी सरकार को होगा और पूरे देश में और दुनिया में भी संदेश जाएगा कि यह एक ऐसी सरकार है जो सरकार मुस्लिम समुदाय में भी सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर सुधार या रिफॉर्म्स के लिए काम करना चाहती है। आपने देखा होगा कि इस बिल को पेश करते हुए सरकार ने ये साफ कर दिया कि हम कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी के साथ भी बोर्ड के सारे कार्यकलाप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कंप्यूटराइजेशन करना चाहते हैं, सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो इन चीजों से कौन इनकार कर सकता है? और देखिए, सरकार की जहां तक कमजोरी की बात है, आज हमने अगर ललन सिंह का देखा होगा वक्तव्य इस चर्चा के दौरान पेश किया गया, तो जितना भाजपा के लोगों ने और बाकी अन्य लोगों ने इस बिल के पक्षधर लोगों ने बात की, उससे करके विपक्ष पे हमला बोला। तो ये है कि सरकार ने अपना होमवर्क किया हुआ है और सरकार को इस विधेयक को पारित कराने के लिए जो बहुमत है उनकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार इस पर चर्चा करना चाहती है, जिससे न सिर्फ जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, जम्मू कश्मीर के चुनाव में इनको इन्फ्लुएंस करना चाहती है सरकार, निश्चित तौर पर और इसके बाद अगले जो वेस्ट बंगाल और बिहार चुनाव होने वाले हैं वहां पर इस पर देखिए क्या होगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब लेकर के आएगी रिपोर्ट, उसमें डिबेट होगा, सारी चीजें चलती रहेंगी और उसके बाद अगर रिपोर्ट टाइम से आ गई तो शीतकालीन सत्र में पार्लियामेंट के आएगा ये विधेयक पारित होने के लिए, या अगले साल बजट सत्र में आएगा। जब भी आएगा, आने वाले 2025 के जितने भी चुनाव हैं उनमें भी पॉलिटिकल गेन होगा सरकार को, क्योंकि इस विधेयक पे 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने जैसा आज लोकसभा में रखते हुए पूरा डिबेट अगर आपने सुना होगा कि इस पर सचिन कमेटी ने भी कहा था, जो बातें हमने उन पर क्लेम किया है, साथ में इसके पहले भी इस मामले में जब पिछली सरकार कांग्रेस की आई थी तो एक केसी बना था, उसी बैठक में सरकार ने स्वयं सजेस्ट किया कि हम सेलेक्ट कमेटी नहीं भेजेंगे, हम इसको केसी के लिए हवाले करेंगे, जिससे सारी पार्टियों का मत खुलकर इस मामले में सामने आए। और आप बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर भी इस मामले में उल्लेख किया सरकार ने, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और असदुद्दीन ओवैसी और तमाम कई अन्य विपक्ष के नेताओं ने ये बात कहा, इवन कनिमोझी ने डीएमके से, कि ये असंवैधानिक है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है, वायलेशन है, क्योंकि
ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है या रिलीजियस अधिकार है अपने उनके तो इसमें सरकार ने बताया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है। आदेश के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के मामले में अगर कोई दखलंदाजी या कोई पेचीदगी संशोधन किया जाता है तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी है उनके बारे में कोई संशोधन अगर किया जाता है तो उसका भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26 से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी आज जी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया इंदुकान जी, बहुत बड़े तरीके से समझाया। गुफरान अंसारी साहब, आपने सुना होगा इंदुकान जी ने किस तरह से आपको विश्लेषण किया। ये जो बिल है ये जमीन जायदाद का मामला है, ठीक है, मुस्लिमों की जमीन जायदाद का मामला है, लेकिन इससे मुस्लिम समाज का भला होने की बात कही जा रही है। जो तमाम विसंगतियां हैं, जो ट्रस्ट के लोगों जिस तरह से जो है यहां तक समझ लिए 200 करोड़ रुपए महीने, 200 करोड़ साल की कमाई होने के बाद भी महीने, माफ कीजिएगा 200 करोड़ महीने की कमाई करता है ट्रस्ट, उसके बाद भी मुस्लिम समाज की भलाई के लिए उसमें से बहुत कम खर्च किया जाता है। अगर खर्च किया जाता होता तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की स्थिति इस समय, गरीब मुसलमानों की जो है वो दलितों से भी बड़ी बुरी स्थिति है, उसमें जरूर सुधार हो गया होता। आपको नहीं लगता कि सरकार अगर एक बिल में संशोधन कर रही है तो समाज का भला करने की कोशिश कर रही है? नमस्कार आप सभी को, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल जी। सरकार की मंशा किसी समाज विशेष की भलाई करना है, इस तरह से बता करके आपने जो सवाल किया उसी में जवाब है कि जमीन जायदाद का विषय है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि जहाँ भी जमीन जायदाद का विषय है ये मोदी सरकार वहां पर अटैक करती है सबसे ज्यादा। तो पहले तो जिस तरह से संसद में पूरे इंडिया गठबंधन ने इस बिल का विरोध किया है, कांग्रेस के स्टैंड के माध्यम से मैं भी इस बिल का इसके विरोध में हूँ। दूसरी बात, इस बिल या फिर इस तरह से किसी भी बिल जो देश के संवैधानिक ढांचे के भी विरुद्ध है, जो देश को बांटने का काम करता है, जो देश में नफरत फैलाने का काम करता है और जो देश की जो आगे ले जाने की राजनीति है, जो विकास की राजनीति है, उसमें बाधा डालता है, इस तरह के बिल का विरोध किया जाएगा और कांग्रेस ने वो किया है। दूसरी बात, सरकार कितना भी गोलमोल करके इसे बताने की कोशिश करे, लेकिन सरकार की मंशा इसी से साफ होती है कि माइनॉरिटीज अफेयर्स के मिनिस्टर और जो पक्ष रखते हैं मुस्लिम बिल का, ये स्पेसिफाई करके, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड, मुस्लिम बिल का पक्ष रखते हैं सरकार की तरफ से रिजिजू जी। अब रिजिजू जी सरकार की कठपुतली बनकर केवल वो कहेंगे जो सरकार की मंशा है। हर तरफ की जमीन जायदाद हमने अयोध्या में भी देखा किस तरह से अखबारों की सुर्खियों में जमीनों का घोटाला सामने आ रहा था, उसमें सरकार के मंत्री, विधायक, नेताओं के नाम आ रहे थे। किस तरह से जिस कमेटी को बनाई गई थी अयोध्या में, उन्होंने ही जमीनों की बंदरबाट शुरू की गई थी, तो सरकार के ही माध्यम से किया गया था। अब ये सरकार जमीन और जायदाद, जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला किया, जायदाद में भी घोटाला करती है, जमीन में भी घोटाला करती है। शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया कि 228 किलो का सोना गुफरान अंसारी जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जी। अगर आप इस तरह सरकार पर शक खड़ा करेंगे तो सरकार कोई काम ही नहीं कर पाएगी। फिर हर चीज में अगर आप शक देखेंगे कि वो सोना लूट रही है, वो आपकी जायदाद लूट लेगी, तो फिर हो चुका काम। सुनिए नवीन जी, सुनिए, सरकार पर मैं शक नहीं कर रहा हूँ, शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया था। अब मैं आपको कह रहा हूँ, सरकार पर शक करना आप इसको मान रहे हैं कि जहां अयोध्या की जमीनों का घोटाला सामने आया था, ये कांग्रेस ने नहीं, ये पूरे अखबारों की सुर्खियों में था, आपने भी पढ़ा होगा। अब इस पर सरकार को शक करना कि सरकार ही शक के दायरे में आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार शक के दायरे में आ रही है जो देश को गुमराह कर रही थी। अब शक करना इसलिए जायज बनता है कि आपका सवाल स्पष्ट है, अगर जमीनों का मामला नहीं होता तो सरकार का ये रुख नहीं होता। मुझे आप बताइए गुफरान अंसारी जी, जो 200 करोड़ महीने आते हैं जो ट्रस्ट के पास, वो कहाँ खर्च करता है? दीजिए, अयोध्या में, बद्रीनाथ में
आप छोड़ दीजिए, ट्रस्ट की बात करिए। आप 200 करोड़ रुपए जो आप जो ट्रस्ट लेके आता है, आपकी जानकारी है, आप भी समुदाय से आते हैं, वो कहाँ खर्च होता है? जी 200 करोड़ रुपए कमाई करता है ट्रस्ट हर महीने, जो पूरे देश में उसकी जमीनें हैं दिल्ली के 3 गुना अधिक। दिल्ली की जितनी जमीन है उसकी 3 गुना ज्यादा जमीन उसके पास है। वहां किराए से बहुत सारी जगह से उनके पास जो पैसा आता है 200 करोड़ रुपए ज्यादा आता है, वो कहाँ खर्च करता है जो ट्रस्ट है? हाँ, मैं आपसे कहता हूँ, संविधान में ये प्रस्तावित है कि वक्फ बोर्ड में हर स्टेट में वहां के राज्यों के प्रतिनिधि रहेंगे, सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, विधायक गण रहेंगे, सांसद गण रहेंगे। उसमें देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के सरकार के प्रतिनिधि उसमें रहते हैं, मुस्लिम प्रतिनिधि रहते हैं, तो वहां उनको पता है कि कहाँ क्या खर्च हो रहा है। मोदी सरकार के लोग भी उसमें बैठे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की बहुत कम राज्यों में सरकार है, सरकार बीजेपी की सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है। आप कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन एक आम जनता जानना चाहती है 200 करोड़ महीना कमाने वाला एक जो है एक समुदाय जो है अपने समुदाय के लोगों को जो है शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा है, अच्छे स्कूल नहीं खोल रहा है। वो केवल जो अगर करता तो आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कहती है कि मुस्लिमों की जो बहुसंख्यक आबादी है वो इतना जो है कमजोर गरीब नहीं होती। आप बार बार सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं, आप भी करते हैं हर बार, और ये हवाला देते हैं। आपकी सरकार ने बनाई थी। सुनिए, ये हवाला देंगे, बड़ा बड़ा हवाला देते हैं, लेकिन किया क्या? सरकार में 10 सालों से है, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 10 सालों से इस देश में केवल मुस्लिम समुदाय नहीं, देश का हर वर्ग परेशान है। किसके लिए काम कर रही है सरकार? केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और ये बात हम केवल मीडिया में नहीं कह रहे, ये बात साबित होती है जब देश का 72% धन केवल देश के 2% लोगों के हाथ में चले जाता है। तो ये सरकार केवल ये तो सब राजनीतिक आरोप है। गुफरान अंसारी जी, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। तमाम आप लोग जो आरोप लगाते हैं वही समय। सरदार सुरेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध, उसकी वजह क्या है? केवल आपका वोट बैंक? सरदार सुरेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। आप लोग इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये विरोध नहीं है, ये इसलिए है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर दखल अंदाजी सरकार ये कह रही है कि इसमें जो है गवर्नमेंट के प्रतिनिधि विधायक होंगे, ये होंगे। अगर इनको मुस्लिम समाज का सरकार को इतना भला करना है तो पसमानदा मुस्लिम समाज में कई ऐसे लोग हैं, कई कम्युनिटी पसमानदा समाज के अंदर आ रही है, उन्हें विशेष आरक्षण देते और आरक्षण देने के बाद में मुसलमानों की दशा और दशा सुधारे। जो ये कह रहे हैं, बार बार सच्चर कमेटी का हवाला दिया जा रहा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमानों की हालत बद से बदहाल है। तो मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अन्य अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है? क्या मुसलमानों की यूनिवर्सिटी या आरक्षण के लिए, या शिक्षा में आरक्षण, या राजनीतिक सामाजिक आरक्षण सरकार क्यों नहीं दे सकती? दूसरा नंबर, क्या इनको वक्फ बोर्ड को ही टारगेट बनाना है? जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की इतनी इनकम है, इतने 100 करोड़ रुपया इनकम है, इतने 1000 करोड़ इनकम है, तो कितने मंदिरों में, कितने दूसरे धर्मों के क्षेत्रों में इतने टनों से सोना और गुफाएं सोने की भरी पड़ी है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जिस धर्म के वो धर्म स्थान है, क्या उन धर्म स्थानों ने भला कर दिया? आज अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपका अयोध्या का ट्रस्ट, उसके अंदर क्या कोई मुस्लिम या कोई अन्य माइनॉरिटी के आदमी को इन लोगों ने कोई सदस्य बनाया है? नहीं बनाया ना। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो सिख धर्म की एक जिम्मेदार कमेटी है, वह भी एक रिलेटेड कमेटी है, तो उसके अंदर केवल और केवल सिख समुदाय के ही लोग रहते हैं, ना उसमें कोई एमएलए रहता है सरकार की तरफ से, ना उसमें कोई लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट फैसला करता है ना, इसका तो फैसला कोर्ट नहीं कर सकता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। तो फिर उसको सही मानते हैं आप? उसको सही मानते हैं कि कोई फैसला कर दे ट्रस्ट जो है, उसकी समीक्षा नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोई डिसीजन नहीं दे सकता?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एमएलए और एमपी ये सब इसके अंदर आएंगे तो कितने राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी जो सरकारी लोग दूसरे ट्रस्टों के अंदर इन्वॉल्व है, सरकार का दखल है। क्या वो ट्रस्ट ईमानदारी से, पारदर्शिता से पूरा कर रहा है? एमएलए एमपी का कोई रोल नहीं है, डीएम का रोल है, जिलाधिकारी का। अरे भाई, जिलाधिकारी का भी रोल क्या है? क्या जिलाधिकारी सरकार के दबाव में काम नहीं करेगा? वर्तमान सरकार के जिलाधिकारी, आज अगर जिलाधिकारियों की और अधिकारियों की नीतियां सही होती तो आज ये इतना जो दूसरे इंसिडेंट हो रहे हैं इन पर रोक नहीं लगती। जिलाधिकारी का क्या दूसरे ट्रस्टों में जिलाधिकारी का इंटरफेयर है? क्यों जिलाधिकारी का भी इंटरफेयर है? मुस्लिम समाज का वक्फ बोर्ड है, इसमें सबसे बेहतर ये रहेगा इस बिल को बनाने के लिए, इस रात को तैयार करने के लिए मुस्लिम उलमा हजरातों को बैठाना जरूरी था। मुस्लिम समाज के जो उलमा हजरात है, चाहे वो देवबंद मरकज है, चाहे बरेली मरकज है, चाहे आला हजरत मरकज है, इन और भी जितने भी 72 मरकज इनके आ रहे हैं, उसमें से अगर मुस्लिम धर्म गुरुओं की, मुस्लिम उलमा हजरातों की एडवाइस ली जाती, मुस्लिम स्कॉलरों की ली जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। मैं यही कह रहा हूँ। सरकार तो कह रही है कि उसने सबकी एडवाइस ली, बहुत लंबी बातचीत की है। खैर चलिए, आलोक बसी, जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी कोई भी मुस्लिमों के लिए कुछ भी कानून बनाती है, कोई बयान जारी करती है, कुछ करती है, उस पर शक खड़ा हो जाता है। ये जो है, क्या आपको लगता है कि समाज को भड़काने की एक साजिश चलती है? नहीं तो सरकार मुझे 10 वर्षों के अंदर मुस्लिम समाज के लिए, पसमानदा समाज के लिए या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए या पिछड़ा दलितों के लिए वो भी तो बताए कि काम क्या किया है। तो सरकार जो अनाज देती है गरीबों को, वो सबको मिलता है, वो मुस्लिमों को ही मिलता है? नहीं, अनाज देने के लिए क्या 10 साल में जनता को इस सरकार ने इसी काबिल रखा है कि तुम सिर्फ रोटी तुमको हम देंगे, अनाज हम देंगे? और सरकार जो देती सबको देती, मैं ये कह रहा हूँ, वो अलग मुद्दा है जो उठा रहे हैं आप। अनाज ना मुसलमानों को चाहिए, ना पिछड़ों को चाहिए, ना अन्य माइनॉरिटी को चाहिए, ना दलितों को चाहिए। अनाज की जगह उनको कमाने खाने के योग्य बनाइए, उनको काम दीजिए, उनको काम करने के लिए उनको रोजगार दीजिए। आज अनाज दे करके तो और भिखारी की ओर आप लेकर के जा रहा है। कौन अनाज मांग रहा है? आज नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, आज नौजवान काम मांग रहे हैं, आज नौजवान नौकरियां मांग रहे हैं। ठीक है, आप चुनावी भाषण के मोड में आ चुके सरदार जी। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, ठीक है, दोबारा आऊंगा आपके पास। आलोक बस जी, ठीक है, आलोक बस जी, लगातार जो है बीजेपी इतने सालों से राज कर रही है, लेकिन ये आज तक भरोसा पैदा नहीं कर पाई मुस्लिम समाज के अंदर कि वो आपकी भलाई के लिए कोई कानून लेके आ रही है तो वो जो है कि समाज उसको समर्थन हासिल हो। देखिए, जो ये वक्फ बोर्ड में चेंजेस सरकार ने लाया है, वो मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है और उन्होंने लगातार चिट्ठियां लिखी हैं गवर्नमेंट को कि इस मसले को देखा जाए। यहाँ पर 200-250 करोड़ की आमदनी होती है जो हमारे हितों के लिए खर्च नहीं किया जाता है, ये आपस में बंदरबाज कर लेते हैं और ये समय समय पर वक्फ बोर्ड की जमीन भी बेच देते हैं दूसरे लोगों के हाथों में। तो इन सबों की समीक्षा के बाद, बहुत लोगों की रायशुमारी के बाद ये चेंजेस लाए गए हैं। और इस चेंजेस में इनको तकलीफ क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड लैंड है तो डीएम उसकी तहकीकात करके पता करेगा कि ये वक्फ बोर्ड की है या किसी दूसरे की है या जबरन वक्फ बोर्ड से हड़प रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें तो कोई दूसरे समाज के लोग आ नहीं रहे हैं या कोई हिंदुओं को ये जमीन तो दिया नहीं जा रहा है और इसमें महिलाओं की भागीदारी तय हो रही है, तो उसमें इनको क्या तकलीफ है? आज हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़कर काम कर रही है, अगर वक्फ बोर्ड में भी महिलाएं होंगी तो क्या दिक्कत है? और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि जमीन के बारे में वो पूरी जानकारी छानबीन करे। कितने, अगर इनका कोर्ट में केस नहीं जा सकता है, कितने डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के जमीनों पर जिसका कोई हिसाब नहीं है। उन सबको अकाउंटेबल करना होगा और वो किसकी जमीन है इसका तहकीकात करके उस पर फैसला लेना होगा। और जो वक्फ बोर्ड के जायदाद है उनसे जो आमदनी आती है वो इनके ऊपर खर्च होगा, तो इनको तो फायदा ही फायदा है जो आज तक रूढ़िवादी तत्वों के कारण ये आलोक जी, इनको समझाना छोड़िए, जनता को छोड़िए, आप तो अपने सहयोगी दलों को समझा नहीं पा रहे हैं।
आखिरकार उन्होंने समर्थन नहीं किया ना अंदर से, तभी तो जेपीसी गया है बिल। देखिए, हमारे दोनों सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू ने इसका समर्थन किया है। ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि उन्होंने समर्थन नहीं किया है। तो पास क्यों नहीं कराएगा, जेपीसी को क्यों भेजा गया? बिल पर हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन चूंकि हंगामे हुआ बहुत, तो हमने इसको जेपीसी पर रख दिया और जेपीसी से भी ये निकल के आएगा। तो आप देखिएगा ये कानून पास होगा पार्लियामेंट में, कहीं से इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। ठीक है, इंदुकान दीक्षित जी, आपको लगता है जेपीसी जो है इसको पास करके भेजेगी और जैसा बीजेपी चाहती है? जी देखिए, मेरी आवाज आ रही है जी। देखिए, जेपीसी 100% इसको पास करके भेजेगी। आम सहमति नहीं बनेगी, ये तय है। मैं 2-3 बातें, आपका समय कम है लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए। सत्तर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पे कहा था, नवीन जी, कि लगभग 4,90,000 प्रॉपर्टीज बोर्ड के पास, ये 2006 की रिपोर्ट में कहा था, सत्तर कमेटी की रिपोर्ट 2006 की, कि इतनी प्रॉपर्टी पर 163 करोड़ का इनकम दिखाया है वक्फ बोर्ड ने। और उन्होंने असेसमेंट किया था कि प्रॉपर्टी का किया जाए, जो वक्फ बोर्ड का पूरी प्रॉपर्टी पूरे देश में कुल मिला के लगभग 200 प्रभावशाली लोगों के हाथ की ये झुंझुना है, वो पूरा कमाते हैं, इसका हेर फेर करते हैं। अगर इसका प्रॉपर यूज किया जाए तो 2006 में उन्होंने कहा था कि कम से कम 12,000 करोड़ की इनकम इससे हो सकती है। और अभी वक्फ बोर्ड ने पिछले साल दिखाया अपना इनकम टोटल, अभी 8.7 लाख करोड़ 8.7 लाख प्रॉपर्टी उनके पास है पूरे देश में, और उस पर इनकम 200 करोड़। कभी इमेजिनेबल है ये? इंदुकान जी, वो 200 करोड़ भी कहाँ खर्च होता है? मुझे तो जो है, अगर 200 करोड़ भी अगर मुस्लिमों के हितों में खर्च हो, अच्छे स्कूल बने और अच्छी एजुकेशन दी जाए, गरीबों को लोन मिले, उनको रोजगार के लिए कुछ करे, तब तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट कम नहीं है 200 करोड़ महीना। नवीन जी, ये 200 करोड़ कितना, आप सोचिए कि ऊंट के मुंह में जीरा है। आप ये देखिए कि 8 लाख एकड़ जमीन पे 200 करोड़, ये क्या मजाक है? और कुछ लोग मिलकर उसमें दुकानें बना के भेज देते हैं, मॉल बना देते हैं, और जो गरीब बेवा महिलाएं हैं मुस्लिम समाज की, जो बच्चे हैं, जिनको जो तलाकशुदा है, इतनी बड़ी समस्या है, सोशल समस्या है वहाँ पे, उनको क्या किया उन्होंने? एक रिकॉर्ड है क्या कोई वक्फ बोर्ड के इस देश में? और एक आखिरी चीज, अभी सवाल उठा रहे थे गुफान साहब, मैं उनको बड़ी शालीनता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की जितनी सामाजिक योजनाएं हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी। जितनी सामाजिक योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे अनाज देना हो, चाहे मकान हो, इसमें अपने जनसंख्या के अनुपात की तुलना में कई गुना ज्यादा लाभ पाया है अल्पसंख्यक समुदाय ने। क्या इससे वो इनकार कर सकते हैं? जी गुफान अंसारी जी, आप बताइए, इस बिल में क्या संशोधन चाहते हैं आप लोग, जो क्या बदलाव किया जाए कि आप इसको पास करने को राजी हो जाएंगे? देखिए, क्या सरकार, कांग्रेस और विपक्ष जो संशोधन देगा उसके माध्यम से इस बिल को बनाकर पास करने के लिए तैयार है? जेपीसी में भेजा है तो कुछ ना कुछ तो बात आपसे सुनी जाएगी ना, आपके लोग भी रहेंगे उसमें। जेपीसी में सिर्फ कांग्रेस के मेंबर थोड़ी बैठते हैं ना, जेपीसी में सरकार के भी लोग होंगे, सरकार के भी होंगे, आपके भी होंगे, लोग तो सुनी जाएगी, बात तो सुनी जाएगी। तो क्या हमारे इंडिया गठबंधन के भी होंगे, सब होंगे, तो वो जो भी फैसला होगा वो बात की बात है। जेपीसी में वो गया है, जैसे भी उसमें जो भी कमियां होगी विपक्ष के रूप में, वो सब उसमें रखी जाएगी। बाद में देखते हैं कि विपक्ष इतना मजबूत है कि इस तरह का कानून जो देश को बांटने का काम करेगा वो संसद में पास नहीं होगा। अब मैं अपनी बात कहता हूं, बहुत सारी बातें यहाँ प्रवक्ता महोदय ने और विश्लेषक महोदय ने कही है, और कृपया मुझे, आप बीच में टोक रहे थे बार बार, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं टोका, उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ वहाँ की कही और मीडिया की सुनी सुनाई बात कह दी। मैं इस बिल के विरोध मैंने पहले दर्ज कर चुका हूं कांग्रेस के माध्यम से, लेकिन ये बिल की जरूरत आनंद फानन में क्यों पड़ी, इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने आईना दिखाया, उसके बाद उनका घमंड तोड़ा उपचुनावों में, जिस तरह का रिजल्ट निकल कर आया, और अयोध्या में, बद्रीनाथ में जिस तरह का रिजल्ट निकल के आया, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार
भयभीत है कि अब वो किस तरह से उनके असली एजेंडे की तरफ बढ़े जाए। तो ये डिवाइसिव पॉलिसी होती है, उसकी पॉलिटिक्स होती है, देश को तोड़ने की पॉलिटिक्स होती है, उस तरफ वो फिर से पहला कदम रखे हुए हैं। गुफरान अंसारी जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आखिर हिंदू इससे कैसे ध्रुवीकरण होगा? हिंदुओं को क्या इंटरेस्ट है वक्फ बोर्ड के बिल में? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पहले मेरी बात आपको कर लेने दीजिए। क्यों बेरोजगारी को लेकर कोई बिल नहीं लाती सरकार? क्यों महंगाई को लेकर कोई चिंता नहीं जाहिर करती सरकार? यही किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री थे जब नीट पर राहुल गांधी जी ने देश के विद्यार्थियों को और युवाओं को के पक्ष में एक पत्र सरकार को लिखा था चर्चा के लिए, तो रिजिजू ने संसद का अपमान कहा था कि गरिमा के खिलाफ है ये चर्चा, ये नहीं होगी। नीट पर चर्चा सरकार ने संसद में नहीं करने दी। ये सरकार देश के हर मुद्दे से भाग रही है। और आपको क्या लगता है कि ये मुस्लिमों के हितों के लिए बिल लाई है? ये अपने पॉलिटिकल एजेंडे, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेजों की है, उसको लेकर आई है। कोई बिल पास नहीं कराना चाहती, कोई मुस्लिम हितैषी मंशा नहीं है, केवल और केवल राजनीतिक और देश का ध्यान भटकाने का काम है। उपचुनाव है, देश में चुनाव होने हैं और फिर से अपने एजेंडे की तरफ लौटना है। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का यही चरित्र है। ठीक है, अब आप मुझसे सवाल करिए, मैं उसका जवाब दूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि बांटने की साजिश है, तो हिंदुओं को इसमें क्या इंटरेस्ट है? हिंदुओं का कौन सा इसमें इंटरेस्ट हो रहा है, फुलफिल हो रहा है? क्या आपका सवाल? हिंदू समाज का कौन सा इंटरेस्ट है वक्फ बोर्ड की जमीनों में? फिर वही समाज की, मैं समाज पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर सरकार का इंटरेस्ट है। सरकार का इंटरेस्ट आदिवासियों के जंगल में भी है और सरकार के मित्रों का इंटरेस्ट है, मोदी जी का इंटरेस्ट है। धारावी, मुंबई की धारावी झुग्गी झोपड़ियों में भी इंटरेस्ट है अडानी जी का, और सरकार का इंटरेस्ट आदिवासियों के जल जमीन जंगल में भी है। सरकार का इंटरेस्ट अल्पसंख्यक बोर्ड की जमीनों में भी है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो सियासी बातें हो गई। सरदार सुरेंद्र सिंह जी, आखिरी का 1 मिनट बचा है, हमें बताइए कि क्या संशोधन चाहते हैं आप जेपीसी में जब आपके लोग जाएंगे तो? देखिए, हम बिल के संशोधन की तो बात आप ठीक कह रहे हैं। बिल का संशोधन तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम इंटरनेशनल लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के दुश्मन है, उनकी राय से संशोधन हो। रहेगा कि ये मुसलमानों की अगर गरीबी दूर करना चाह रहे हैं तो ये मुसलमानों से गुर्बत गरीबी दूर करना चाह रहे हैं तो मुसलमानों को नौकरी में ये आरक्षण दे। दूसरा नंबर, ये मुसलमानों के अगर इतना ही कर दे कि जो फल बेचने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, अगर मुसलमान को नाम की तख्ती लगाकर ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई है। तो तमाम जो है सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, सरकार पर जो उसकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए बिल लगता नहीं कि पास हो पाएगा, फिलहाल लटक गया है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मानव का राज धर्म। इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।